नमस्कार दोस्तों। हम जो अपने सितंबर माह की मैगज़ीन प्रारंभ किए थे विज़न की, उसका ये हमारा साइंस और उसका ये जो हमारा एनवायरनमेंट का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें ये सेकंड वीडियो है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम पूरा अपना पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी का हम कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा तो हम इसको 2 भाग में विभाजित कर देंगे। उसके लिए तीसरा वीडियो भी आएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त सुर्खियाँ ये थीं जो कि एनवायरनमेंट का सेक्शन चल रहा था। पाँचवा रिपोर्ट ये थी ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। इसमें क्या था? इससे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय जो चॉप्सी केस ने संयुक्त रूप से जारी किया है। यह एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट है। इसकी शुरुआत ब्रेक थ्रू एजेंडा को लॉन्च करने के एक हिस्से के रूप में की गई थी। ब्रेक थ्रू एजेंडा को वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉप 26 में लॉन्च किया गया था। ब्रेक थ्रू एजेंडा एक कार्य योजना है। इसका उद्देश्य 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही को संरेखित करना और निवेश के माध्यम से समन्वित स्थापित करना है। ये क्षेत्र हैं विद्युत, सड़क, परिवहन, इस्पात, हाइड्रोजन और कृषि। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के संधारणीय तरीकों को अपनाने में तेजी आ रही है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में कुल उत्सर्जन में हिस्सेदारी लगभग 23% है। वर्ष 2010 के बाद से इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रकवार सिफारिशें देख लेते हैं। ऊर्जा क्षेत्रक में देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधनों के भंडारण और वितरण संचालन में अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाइड्रोजन के बारे में क्या बोला गया है इसमें? हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विनियम ढांचे को परिभाषित करने की आवश्यकता है तथा साथ ही अच्छी तरह से लक्षित उपयोगों के लिए उपलब्ध रियायती वित्त में वृद्धि की जानी चाहिए। सड़क परिवहन के बारे में क्या बोला है? शून्य उत्सर्जन की समय सीमा निर्धारित क्षेत्रों तथा बैटरी कार्बन फुटप्रिंट के लिए मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टील के बारे में क्या बोला है? स्टील विकार्बनीकरण नीति का पर संवाद स्थापित किया जाना चाहिए और उत्सर्जन अकाउंटिंग पद्धति विकसित की जानी चाहिए। कृषि के बारे में क्या बोला गया है? कृषि पारिस्थितिकी खाद्य हानि व बर्बादी को कम करने में मीथेन उत्सर्जन को कम करने तथा फसलों और पशुधन प्रजनन के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है। इस हिसाब से पहला ये टॉपिक था, ये खत्म हुआ। सेकंड टॉपिक देखते हैं जिसमें है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री लॉन्च किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री की शुरुआत की है। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर देश को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से प्रतिबद्ध करने में सक्षम बनाता है। इसमें डिजिटल पब्लिक गुड्स यानी कि डीपीजी के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह रजिस्ट्री कार्बन क्रेडिट के व्यापार को आसान बनाकर कार्बन बाजार के विकास को बढ़ावा देगी। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 सदस्य देशों को स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देते हैं। इनमें जिससे वे देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को तय किए गए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
कार्बन उत्सर्जन एक ऐसा व्यापारिक प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे व बेचे जाते हैं। कंपनी कंपनियां या व्यक्ति अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजारों का उपयोग कर सकते हैं। वे ऐसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट की खरीद कर करके कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का योग्य परमिट है व्यापार योग्य परमिट है या वायुमंडल में हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा की गई थी। बस इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि कार्बन क्रेडिट क्या है। हाँ, दूसरा ये ध्यान रखना कि कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल। कब का था वो? 1997 का था। भारत में विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 को अधिसूचित किया है। यह भारतीय कार्बन बाजार के संस्थानीकरण और कार्य संचालन पर केंद्रित है। तीसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट आई है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने पहली, याद रखना है ये पहला आपको ध्यान रखना है जो है, समाप्त में ये पहली रिपोर्ट आई है तो इसको ध्यान रखना है। ये पहली ग्लोबल स्टॉक टेक तकनीक संश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये पहली है। ग्लोबल स्टॉक टेक का उद्देश्य एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करना है। यह 2015 के पेरिस समझौते के तहत निहित जलवायु कार्यवाही लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाता है। ग्लोबल स्टॉकटेक वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा यह पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मौजूदा कमियों की पहचान करता है और उन्हें दूर करने के अवसर तलाशता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दुनिया सही राह पर नहीं है। पहला ये है। दूसरी बात ये बोली गई है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट जीरो स्तर पर पहुंचाने के लिए सभी अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल को तेजी से समाप्त करने की आवश्यकता है। अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल में कार्बन कैप्चर और भंडारण तंत्र रहित कोयला संयंत्र आदि शामिल हैं। उत्सर्जन को और अधिक तेजी से कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अधिक महत्वाकांक्षी शमन लक्ष्यों को शामिल करने की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूल कार्यप्रणाली की पारदर्शिता रिपोर्ट करनी चाहिए। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम को बेहतर समन्वय, क्रियान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाते हुए उसे बढ़ावा दे सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से होने वाली क्षति और नुकसान को रोकने, उसे कम करने और उसका समाधान करने के लिए अनुकूल और वित्तीय व्यवस्था के समर्थन का विस्तरण करने एवं नवीनीकरण स्रोतों के द्वारा और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समावेशनता और समानता पर ध्यान केंद्रित करना, जलवायु अनुकूल कार्रवाई और समर्थन में देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ा सकते हैं। स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासशील देशों की रणनीतिक क्षमता निर्माण सहायता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार की घोषणा की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है को आप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। इसे शहरी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ साझेदारी की शुरू किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को वायु प्रदूषण जोखिम जोखिम से जुड़े हुए स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी देना, विभिन्न स्थानों, शहरों में वायु की गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत निर्धारित सभी के लिए स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कवर किए गए सभी 131 शहरों को प्राण यानी कि प्राण ऑनलाइन पोर्टल प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए फ्रेमवर्क के अनुसार स्व-मूल्यांकन करना आवश्यक है। हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति जांचने के लिए एक डैशबोर्ड है। इसमें 131 शहरों की जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहर अर्थात प्रत्येक श्रेणी के शहर 3 शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 प्रथम श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में। द्वितीय श्रेणी में अमरावती को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो 3 से 10 लाख की जनसंख्या है। तृतीय श्रेणी में परवाणु प्रथम स्थान पर है जो 3 लाख से कम जनसंख्या पे है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मापदंड क्षेत्रवार भारांश देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो है आप भारांश देख लेते हैं प्रतिशत में, बायोमास एवं नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो है वो 20% है, सड़क का धूल 20% है, निर्माण एवं तोड़ फोड़ के अपशिष्टों से उत्पन्न धूल जो है वो 5% है, वाहन उत्सर्जन से 20% है, उद्योग से उत्सर्जन 20% है, PM10 जो पार्टिकुलर मैटर होता है वो 2.5 में है। हाँ, सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियां लोक जागरूकता से जो है आपका 2.5% है, अन्य ऊर्जा स्रोत से 10% है। बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट जो ये हमारा नया हेडिंग है इसमें है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने बिल्डिंग मटेरियल एंड द क्लाइमेट कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू फ्यूचर सीट से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के निर्माण सामग्री के विकार्बनीकरण का सहयोग के लिए नवीन मॉडल विकसित करने की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित किया है। यह रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क के तहत येल सेंटर फॉर इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से विकसित किया गया है। निर्माण क्षेत्र, भवन, सार्वजनिक परिसंपत्ति आदि का निर्माण के विकार्बनीकरण से तात्पर्य उस क्षेत्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना या हटाना है। निर्माण क्षेत्र के कार्बनीकरण की आवश्यकता क्यों है? यह कम से कम 37% वैश्विक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। इस तरह यह ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। पेरिस समझौते के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही करना तथा 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एब्रेंडेंट कार्बन की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है।
निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सामग्रियों के विनिर्माण, परिवहन, इंटरनेशनल रखरखाव और निपटान से होने वाली शीर्ष वैश्विक उत्सर्जन में एम्बेडेड कार्बन का हिस्सा 11% है। निर्माण क्षेत्र यानी बिल्डिंग व कंस्ट्रक्शन वे के के विकार्बनीकरण के समक्ष मौजूद चुनौतियां, विनियमन और बाजार की मांग। निर्माण संबंधित विनिर्देशित मानकों और संहिताओं पर कोई आम सहमति नहीं है। सामग्री के टिकाऊपन और मौजूदा तथा एबेंडेड कार्बन पर इसके प्रभाव के संबंध में डेटा का प्रभाव। इस क्षेत्र में समय के साथ भौतिक परिवर्तन, रखरखाव और मरम्मत संबंधित डेटा के संग्रहण एवं उनकी रिपोर्ट का अभाव है। अवॉर्डेड शिफ्टेड इम्प्रूव दृष्टिकोण से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का विकार्बनीकरण कैसे होगा ये देख लेते हैं। अपशिष्ट सर्जन से बचाव और कम निर्माण सामग्री का उपयोग करना, डिजाइन संबंधित निर्माणों का मार्गदर्शन करने के लिए जीवन चक्र के विश्लेषणों को अपनाना, इस तरह की बात है। दूसरा है आप जैव आधारित निर्माण सामग्री का उपयोग करना, मतलब कि जो हमारा जैव आधारित निर्माण सामग्री है उसका उपयोग करना, तो इससे क्या कार्बन उत्सर्जन कम होगा। पारंपरिक भवन निर्माण सामग्री की प्रक्रिया में सुधार करना, मतलब जो सीमेंट वेमेंट को बनाने में जो ऊर्जा दहन होते हैं उसमें थोड़ा सुधार करना। CO2 उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया संबंधित नवाचार को बढ़ावा को बल देना है। नए बाजार यानी द्वितीयक व अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करना है। उत्पादन में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना है। ऊर्जा आपूर्ति का विकार्बनीकरण करना है। छठवां टॉपिक देखेंगे, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर स्थानिक संविधिक का गठन किया है। यह नीति 2002 के गठित एक पुराने तदर्थ का स्थान लेगी। इस तदर्थ का गठन TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ 1996 बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था। पुरानी तदर्थ CEC अतिक्रमण हटाने, प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य संरक्षण मुद्दे के उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कर रही है। CEC के संबंध में प्रमुख तथ्य संरचना, इसमें एक अध्यक्ष और 3 विशेषज्ञ सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 3 विशेष सदस्य, यानी टोटल 4 लोग को 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। इसमें कार्यकाल को 60 वर्ष की आयु होने के बाद एक बार बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष की आयु के बाद? 60 वर्ष की आयु के बाद। एक सेवारत अधिकारी मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। यह अधिकारी भारत में वन उप महानिरीक्षण निर्देशन के नीचे के रैंक का नहीं होगा। अध्यक्ष और CCO को पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संबंध में अनुभव होना चाहिए। साथ ही इस विषय के संबंध में एक विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए। कार्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करना और गैर अनुपालन की रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करना, कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी आवेदन का निपटान करना। क्षेत्राधिकार संपूर्ण देश में। राज्य की असहमति, यदि कोई राज्य CEC की सिफारिश से असहमत है तो इसे केंद्र को भेजा जाए। इस संबंध में केंद्र का निर्माण अंतिम और बाध्यकारी होगा। चिंता जो है वो नागरिक समाज की ओर से प्रतिनिधित्व का अभाव है। तदर्थ समिति के गैर सरकारी संगठनों को 2 सदस्य शामिल हैं।
भूनिम्नीकरण और सूखे पर वैश्विक रुझान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम ने भूमि निम्नीकरण और सूखे के डाटा जारी किए हैं। ये जो संस्था है संधारणीय भूमि प्रबंधन का कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ऐसा समझौता है जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम के ये वो है कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र समझौता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? वर्ष 2015 से 2019 के बीच हर साल कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इस तरह 4 वर्ष में कुल 402 मिलियन हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भूमि निम्नीकरण में वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। यह भूमि निम्नीकरण की वर्तमान दर जारी रही है तथा भूमि निम्नीकरण तटस्थता विश्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्बहाल करना आवश्यक है। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या हैं? ये देख लेते हैं। चरम मौसमी स्थिति, सूखा, उसके बाद उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, मृदा में लवणता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि। भू निम्नीकरण तटस्थता है ऐसे लैंड हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामयिक एवं स्थानीय स्तर पर स्थित रहती है और उसमें वृद्धि होती है। इसमें पहले यूएनसीसीडी ने 2018 और 2030 की रणनीतिक फ्रेमवर्क जारी किया है। यह फ्रेमवर्क निम्नलिखित पर बल देता है। भू निम्नीकरण का न्यूनीकरण, अनुकूल और प्रबंधन, वित्तीय और गैर वित्तीय स्रोतों के संसाधन जुटाना, भागीदारियों के माध्यम से भू निम्नीकरण की स्थिति में सुधार लाना। भू निम्नीकरण से निपटने के लिए भारत के प्रमुख पहले देख लेते हैं। भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकरण और निर्विकृत भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए स्वैच्छिक बॉन चैलेंज संकल्प में शामिल है। भारत ने राज्यवार निम्नीकरण भूमि की पहचान करते हुए मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस जारी किया है। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया है। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन कार्यक्रम और राष्ट्रीय वनोपण कार्यक्रम। दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं जो इकोसाइट के बारे में है। इकोसाइट से तात्पर्य उन गैर कानूनी व हठी कृत्यों को अंजाम देने से है जिनके बारे में यह ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक और दीर्घकालीन नुकसान हो रहा है। मतलब इसमें वो कारणों की पहचान की जाएगी जिससे यह पता चलेगा, साथ यह भी पता चलेगा कि वह सारे कार्य गैर कानूनी हैं, साथ ही साथ उससे पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार या अन्य एजेंसियों को बिना गैर मंजूरी के और गैर कानूनी कार्यों से सब कुछ, जैसे बालू खनन हो गए, सब गैर कानूनी कार्यों का, पेड़ की कटाई हो गया, ऐसे कार्यों को अंजाम देने के बाद जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसके लिए जो शब्द यूज किया जाए वो इकोसाइड है। इसे वर्ष 1970 में आर्थर गैल्स्टर पर्यावरण विनाशक को नरसंहार से जोड़ने वाला पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इसके लिए वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा एजेंट ऑरेंज का उपयोग का उदाहरण दिया है। एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का रासायनिक शाकनाशी था। इकोसाइड को वर्तमान में विश्व के कई देशों में आपराधिक कृत्यों घोषित किया गया है। भारत ने अभी तक इस कृत्य को आपराधिक घोषित नहीं किया है। हालांकि कुछ मामलों में अदालतों में इसका संदर्भ के रूप में जरूर प्रयोग किया गया है। अत्यधिक जल संकट।
वैश्विक अनुसंधान संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेस वर्ल्ड रिसोर्सेस और इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की एक चौथाई आबादी अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। भारत सहित 25 देश हर साल अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसी देश द्वारा सामना किए जा रहे एक्सट्रीम वाटर स्टेट्स से आशय यह है वह देश वार्षिक रूप से उपलब्ध जल आपूर्ति का कम से कम 80% हिस्सा उपयोग करता है। इस प्रकार हाई वाटर स्टेट से तात्पर्य वार्षिक रूप से उपलब्ध जल आपूर्ति में कम से कम 40% हिस्से का दोहन करने से है। अन्य बिंदु देख लेते हैं। विश्व के 50% आबादी वर्ष में कम से कम 1 महीना अत्यधिक जल संकट वाली परिस्थितियों का सामना करती है। वर्ष 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 31% हिस्सा गंभीर जल संकट से प्रभावित होगा। वर्ष 2050 तक गंभीर जल संकट से प्रभावित वैश्विक जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से के लिए 4 देश अर्थात भारत, मैक्सिको, मिस्र और तुर्की जिम्मेदार होंगे। विश्व में 60% यानी 60% संचित कृषि भूमि अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। वैश्विक स्तर पर जल संकट के कारण जल के उपयोग में वृद्धि हुई है। जल से संबंधित अवसंरचनाओं में निवेश में कमी आई है। साथ ही जल के उपयोग से संबंधित नीति संधारणी नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में अंतर में वृद्धि हुई है आदि। प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? इसमें प्राकृतिक आधारित संसाधनों का उपयोग को है। डेप्थ फॉर नेचर स्वेस जैसे कार्यक्रम को अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों में मैंग्रोव पुनर्बहाली या आर्द्र भूमि संरक्षण में निवेश की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। जल उपयोग क्षमता वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना चाहना चाहिए। साथ ही शहरी जल सोचशीलता कार्य योजना को विकसित करना चाहिए। भारत में जल संरक्षण के लिए की गई पहले कौन सी हैं? राष्ट्रीय जल मिशन है पहला, अटल भूजल योजना जैसे अलग अलग योजनाओं के तहत जल संरक्षण पहल है। जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन है। सही फसल अभियान। दूसरा टॉपिक हमारा अटलांटिकिफिकेशन। अटलांटिकिफिकेशन अटलांटिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के तहत अटलांटिक महासागर के गर्म जल की काफी मात्रा आर्कटिक महासागर में पहुंच रही है। इससे आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बेसेंट सागर के कुछ भागों में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आर्कटिक महासागर के ऊपरी परत सामान्य समुद्र हिमावरण से ढकी हुई है। इस हिमावरण के नीचे ठंडे ताजे जल की परतें मौजूद होती हैं। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर की तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति होती रहती है। जलीय लवणता में मौजूद इस अंतर के परिणाम स्वरूप ठंडे ताजे जल की परत और गर्म व खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती है। इससे ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूदा हिमावरण अटलांटिक से आने वाली गर्म जल के संपर्क में
नहीं आता है, संपर्क में नहीं आता है और हिमावरण पिघलने से बच जाता है। हालाँकि हालाँकि हाल के दशकों में आर्कटिक हिमावरण में तेज़ी से गिरावट यानी पिघलने के कारण आर्कटिक महासागर में मौजूदा जल की अलग-अलग परतें आपस में पिघल रही हैं और इससे अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अटलांटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू से अटलांटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने से अटलांटिक हिमावरण और अधिक तेजी से पिघलने लगता है। इससे अटलांटिफिकेशन का स्तर बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिफिकेशन के लिए आर्कटिक द्विध्रुव नामक एक प्रक्रिया उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया के तहत उत्तरी अमेरिका के ऊपर प्रति चक्रवात पवन और यूरेशिया के ऊपर चक्रवाती पवनों की मौजूदगी होती है। आर्कटिक द्विध्रुव की दृष्टि स्थिति लगभग 15 साल के चक्र में परस्पर बदलती रहती है। आर्कटिक द्विध्रुव आर्कटिक द्विध्रुव धनात्मक चरण या फ्रेम स्टेट यानी फ्रेम जल संधि से होते हुए आर्कटिक में अटलांटिक जल को पहुंचाने से रोककर आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को धीमा करने में योगदान देता है। आर्कटिक द्विध्रुव का ऋणात्मक चरण इसमें आर्कटिक हिमावरण को पिघलने की दर और तेज हो जाती है। अगला टॉपिक है कृत्रिम रीफ यानी कि आर्टिफिशियल रीफ एआर। मत्स्य पालन विभाग तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ को बढ़ावा दे रहा है। कृत्रिम रीफ एक प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप है। इसका उपयोग प्राकृतिक पर्यावासों में सुधार करने, उत्पादन बढ़ाने और पर्यावास वृद्धि सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। प्रमुख लाभ इससे समुद्र तट पर लहरों से होने वाली क्षति कम होगी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्सृजन में मदद मिलेगी। ये कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करेगा। मनोरंजक मनोरंजक मस्तिष्क की इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। गोताखोरों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का निर्माण करने और संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में बॉटम बॉटम ट्रमलिंग को प्रबंधित किया जा सकता है। और दूसरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हील। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हील BS6 स्टैंडर्ड 2 के विश्व के पहले प्रोटोटाइप यानी कि इलेक्ट्रोफाइड फ्लेक्स फ्लेक्स फ्यूल व्हील को लॉन्च किया गया है। यानी कि हमारे भारत में BS6 आया, BS1 चला, सेकंड 2 चला, 3 चला, फिर सीधा आपको 4 फिर 5 ना आके सीधा 6 आ गया। 6 में भी 2 टाइप हैं स्टेजेस में, भारत स्टेज में, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 2 में विश्व के पहले प्रोटोटाइप जो कि इलेक्ट्रोफाइड यानी इलेक्ट्रोफाइड फ्लेक्स फ्यूल होगा हमारा, जिसमें कि आपका जो अतिरिक्त ईंधन जो होगा वो मिलाया जाएगा, उससे रिलेटेड है ये। इस वाहन में फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ-साथ एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी मौजूद होगा। इसे इथेनॉल का उच्च मात्रा में उपयोग करके तथा बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करेगा। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हील जो है में एक आंतरिक दहन इंजन लगा हुआ है। यह इंजन एक और से अधिक प्रकार के
एक से अधिक प्रकार के ईंधन या ईंधनों के मिश्रण पेट्रोल व इथेनॉल पर संचालन कर सकता है। उदाहरण के लिए E85 ईंधन, इसमें 85% पर इथेनॉल ईंधन और 15% तक गैसोलीन की मात्रा के हिसाब से अन्य हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। लाभ क्या होगा इसमें? लाभ ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर जैसे हानिकारक प्रदूषण को बहुत कम उत्सर्जन होगा। साथ ही कच्चे तेल पर आयात निर्भरता भी कम होगी। दोष क्या है इसमें? पारंपरिक जो गैसोलीन ईंधन की तुलना में बहुत कम माइलेज मिलेगा। इथेनॉल के उत्पादन के लिए बहुत अधिक जल की खपत करने वाली फसलें जैसे गन्ना को उगाया जाएगा। यानी जो इथेनॉल मिलता है हमारा गन्ना से मिलता है। गन्ना ऐसी फसल है जो बहुत ज़्यादा पानी मांगती है अपने उपजाऊपन के लिए, इसलिए जो पानी का दोहन है वो बढ़ जाएगा। भारत स्टेज 6 यानी BS6 जो है वो देख लेते हैं। भारत स्टेज यानी BS उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन इंजन और स्पर्श इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषण के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने BS4 के बाद सीधा BS6 उत्सर्जन मानकों को लागू किया था। BS6 मानक 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुए थे। BS4 से सीधे BS6 उत्सर्जन को अपनाने से ईंधन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ऐसा ऐसा इस कारण हुआ है कि BS6 मानकों के तहत अणु में सल्फर की मात्रा को 80% तक घटा दिया गया है, अर्थात 50% प्रति मिलियन ppm से कम करके अधिकतम 10 ppm तक कर दिया गया है। इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल जो है कार्यक्रम, इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम देख लेते हैं। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को जून 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में जो हमारा इथेनॉल आपूर्ति वर्ष को 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी कि जो हमारा पेट्रोल है इसमें इथेनॉल का 20% कब तक हम मिलाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रखे हैं? वह रखे हैं 2025-26 तक। 13वां टॉपिक देख लेते हैं, समुद्री प्रकाश प्रदूषण। समुद्री प्रकाश प्रदूषण को देख लेते हैं। जर्नल इकोटेन कंजर्वेशन के एक अध्ययन ने समुद्री प्रकाश प्रदूषण से तटीय समुद्री प्रणालियों के समक्ष उत्पन्न संकट को उजागर किया है। प्रकाश प्रदूषण को रात्रि में कृत्रिम प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्यावरण में एक अत्यधिक गलत दिशा में या अवरोधक कृत्रिम प्रकाश है जो आमतौर पर बाहरी स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, तारे का प्रकाश और बायोल्यूमिनेसेंस प्रकाश, बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश उस जीवों के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रकाश को ही ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश कहते हैं। कृत्रिम प्रकाश शहरी रोशनी, अपतटीय तेल और गैस प्लांट फार्मिंग, विंडो फार्मेस और द्वीपी के विकास से उत्पन्न प्रकाश। समुद्र प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाव क्या है? तटीय क्षेत्र में रोशनी हेतु लाल प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। कृत्रिम प्रकाश के प्रसार को रोकने हेतु अवरोध निर्मित किया जाना चाहिए।
समुद्री संरक्षण क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। समुद्री जीवों की दिनचर्या से संबंधित महत्वपूर्ण अवधियों के दौरान प्रकाश प्रदूषण की कमी की जानी चाहिए। क्रूज, लाइट हाउस आदि के बेहतर विकल्प को अपनाया जाना चाहिए। समुद्री समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश का महत्व क्या है? महासागरों में आमतौर पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर निम्नलिखित 3 ज़ोन में विभाजित किया जाता है। यूटो अ, यूफोटिक यूफोटिक जो ज़ोन है आपका वो 200 मीटर तक है। फिर डिस्फोटिक जो मंद प्रकाश ज़ोन है आपका वो 200 से लेके 1000 मीटर तक है। फिर एफोटिक यानी अप्रकाशीय ज़ोन जो 1000 मीटर के नीचे का भाग है। समुद्री जीवों में प्रकाश द्वारा निर्देशित दृश्य प्रणाली होती है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त सौर तथा चंद्र चक्र उनके जीवन की घटनाओं जैसे अंडाशय आदि को विनियमित करती है। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव उथले उथले जलीय क्षेत्रों के प्रकाश संश्लेषण में पादप और शैवाल की क्लोरोफिल बनाने की क्षमता घट जाती है। यह सजीवी प्रक्रिया में बदलाव ला सकता है और कोरल रीफ यानी कि भित्तियों के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकता है। एक प्रजाति के शरीर क्रिया विज्ञान में परिवर्तन अंतर प्रजाति परस्पर जीवों को प्रभावित कर सकती है। इसमें निश्चारी प्रमुख प्रजातियों के प्रजनन दर को कम हो सकती है। किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी ने किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया है। इस संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संगठनों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के सचिवालय ने किया है। पीजीआरएफए एक कच्चा माल है जो सभी फसल किस्मों का मूल है। इसमें बीज और अन्य सभी पादप आनुवंशिकी सामग्री शामिल होती है। दिल्ली फ्रेमवर्क के प्रमुख बिंदु किसानों ने किसानों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अलग अलग संसाधनों के सक्रिय स्थापित करना। इन संसाधनों में आईटीपी, जीआरईए, जीएफए, जैव विविधता अभिसमय, देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र आदि शामिल हैं। पारंपरिक किस्म के लिए किसान प्रतिबद्ध बीज प्रणाली की स्थापना समर्थन करना, साथ ही आत्मनिर्भर उत्पादन तथा वितरण मूल्य श्रृंखला का सृजन करना। दक्षिण अफ्रीका त्रिकोण और क्षेत्रीय सहयोग सहित किसान केंद्रीय साझेदारी के अवसर का निर्माण करना। आईटीपीजीआरएफए दुनिया भर के पीजीआरएफए के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह बीज संधियों के रूप में भी जाना जाता है। बीज संधियों के रूप में भी जाना जाता है। ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसे 2001 में अपनाया गया था और 2004 में लागू किया गया था। भारत इस समझौते का पक्षधर है। भारत इस समझौते का क्या है? पक्षधर है। आईटीपीजीआरएफए पहुंच और लाभ साझेदारी की एक विशिष्ट बहुपक्षीय प्रणाली के माध्यम से सीमा पार पादप आनुवंशिकी संसाधनों को साझा करना संभव बनाता है।
भारत के पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य पादप आनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण और सुधार में लगे किसानों व अन्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। देख लेते हैं कितना और ऑप्शन आगे हैं। तो हम अपना अगला नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 5.5 से 15 से स्टार्टिंग होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, साइंस टेक की विजन मैगजीन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना अप्रैल 2023 की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ये सारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।